पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आलियांग जो था ना वो दाली डायनेस्टी के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो दाली डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा था। वो किसी भी हालत में दाली डायनेस्टी को बचे हुए नहीं देखना चाहता है। तो उसको रोकने के लिए ब्रदर सॉन्ग जो होता है ना वो अपना 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। उसके पास 12 स्वॉर्ड थी जिसकी मदद से उसने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया और 12 जर्नल वहां पर आने के बाद आलियांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर आलियांग रुकने वाला नहीं था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है कि उसके सामने दाली डायनेस्टी को भी झुकना पड़ता है। आलियांग पूरी दाली डायनेस्टी को अपने घुटनों पर ला चुका था, यहाँ तक कि वो दाली डायनेस्टी का जो एम्पर है ना उसकी कल्टीवेशन पावर को, उसकी इमोर्टैलिटी का जो ब्रिज था उसको तोड़ देता है। यानी कि कल्टीवेशन रूट ही उसने उसकी तोड़ दी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाली डायनेस्टी का जो एम्पर था ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो वो ब्रदर सॉन्ग का जो अंकल है उससे कहने लग जाता है कि देखो शायद अभी मैं ना खुद को रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगाता हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हमारे जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर हमला वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि जब तक मैं अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ ना तब तक ये दाली डायनेस्टी को तुम हैंडल करोगे। और किसने भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की या कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना सीधा मार देना, पूछना भी मत कुछ। जिस पर वो अंकल जो था वो इसके लिए तैयार हो चुका था। बाकी के मास्टर वगैरह एम्पर से कहते कि एम्पर हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए आलियांग को पकड़ने की, वो इस तरह से हमें घुटनों पर ला नहीं सकता। लेकिन एम्पर कहता है कि गलती तो हमने तभी कर दी थी जब हमने आलियांग से पंगा लिया था। बस अब बहुत हो चुका, मैं और ज्यादा अपने दाली डायनेस्टी को बर्बाद होते हुए उसके हाथों से नहीं देख सका। जो हमने गलती की थी आलियांग ने उसकी सजा हमें दे दी है। तभी वहां पर भागते हुए ब्रदर सॉन्ग जो था वो भी आ जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी बहुत जान बची है, मैं फिर से जा रहा हूँ उस आलियांग से मुकाबला करने के लिए। मेरी 6 स्वॉर्ड बाकी है, 6 स्वॉर्ड का भी मैं यूज करूंगा। तो मास्टर वगैरह उससे कहते हैं कि भूल जाओ उन 6 स्वॉर्ड को, क्योंकि आलियांग वो 6 स्वॉर्ड लेकर चला गया। मतलब आलियांग ने जो निंगिया और उसके सेक्ट वालों को स्वॉर्ड दी थी ना वो असल में इससे ब्रदर सॉन्ग की थी, जहाँ से 6 स्वॉर्ड वो चुरा कर ले गया था। तो ये देखकर ब्रदर सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर जब वो आलियांग इतना कुछ कर चुका तो हम यहाँ पर हाथ रख के क्यों बैठे हुए, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन एम्परर कहता है कि बस शांत हो जाओ, आओ यहाँ पर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि देखो कभी कोई हमारे डायनेस्टी के ऊपर हमला करता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, बल्कि ये हमें मोटिवेट करती है आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में और अच्छी प्रिपरेशन करने में। तो आज जो हुआ है ना इसको तुम एक सबक समझो और खुद को और ज्यादा मजबूत बनाओ, क्योंकि आगे चलकर दाली डायनेस्टी की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। वैसे भी मैं यहाँ पर खुश हूँ कि हमने आलियांग को सही टाइम पर रोक लिया और उसने हमारी दाली डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरा दुश्मन भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है ना हम उनके सामने अच्छी तरह से टक्कर देंगे उन्हें। जानता हूँ कि आलियांग तो सिर्फ एक ही हमारे लिए खतरा था, लेकिन उसकी तरह ही और भी कई सारे खतरे हैं जो कि बाकी सारे गॉड्स वगैरह हैं वो भी हमारी दाली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो उनसे भी मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हमें इस बार अपनी हार माननी पड़ी है ना, अगली बार इस तरह की नौबत कभी ना आए। जो भी हमारा दुश्मन होगा हम उसको सबक सिखाएंगे और आज के बाद कभी भी दाली डायनेस्टी किसी के सामने भी झुकेगी नहीं। उम्मीद है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर ना तुम इतने काबिल हो जाओगे कि तुम सारी की सारी जिम्मेदारियां समझने लगोगे। और अभी जो मैंने यहाँ पर कहा है शायद तुम्हें उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उस टाइम तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने अंकल के साथ रहना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और ट्रेनिंग करते जाना। और तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है पिंगान, मैंने उसके बारे में सुना है, उसको देखा भी है। जो बंदा बाहर से एकदम सीधा साधा दिखता है ना असल में वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो इतनी सारी मुसीबत से गुजर चुका है ना कि वो अब इतना मजबूत हुआ है जिसको तोड़ पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर मोटिवेट ही कर सकता हूँ, बाकी सारे काम तो तुम्हें खुद करने हैं, क्योंकि पिंगान से मुकाबला करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ब्रदर सॉन्ग अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ था कि अगर यहाँ पर आलियांग दोबारा से आ जाता ना तो हमारी सिचुएशन क्या रहेगी उस टाइम। हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमारा दाली डायनेस्टी तो फिर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन एम्परर कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफ के बारे में सोचो, वही बेस्ट होगा तुम्हारे लिए और हम सब के लिए, क्योंकि अब मेरा भी टाइम खत्म ही होता जा रहा है। मैं भी ना जाने कितना टाइम तक और ज्यादा टिक पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिम्मेदारियां तो अब तुम लोगों को ही संभालनी होगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिस ज़ू को देखते हैं जो अपने दाली डायनेस्टी के प्रोटेक्टर जो है ना उसके पास आती है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गई थी आपने उस आलियांग को अंदर आने क्यों दिया। मुझे लगता है कि आपने ही जो हमने प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था ना उसको तोड़ने की कोशिश की ताकि आलियांग अंदर आया जा सके। और अब आपने देख ही लिया कि आलियांग की वजह से हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये प्रोटेक्टर वही था जिसने पिछले बार भी आलियांग को आकर रोका था, वरना वो पूरी पूरी दाली डायनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर देता। तो मिस ज़ू प्रोटेक्टर को ही चिल्ला रही होती कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर प्रोटेक्टर कहता है कि अगर मैं ये नहीं किया होता ना तो आलियांग रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मार डालता। तो अभी तक यहाँ पर आलियांग ने किसी भी इंसान की जान नहीं ली है, वरना अगर मैं उसको रोका नहीं होता या उसको अंदर आने नहीं दिया होता तो अब तक तो लाशों का ढेर लग गया होता। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आलियांग को समझा दिया और वो मेरी बात सुनकर रिटर्न चला गया। वैसे जान कटर तो आपको वैसे भी किसी का नहीं है, क्योंकि आप किसी की परवाह थोड़ी ना करती हैं। हांगुआ नाम की एक लड़की थी, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, या फिर आप शायद भूल गए कि वो इतनी ज्यादा कमाल की टैलेंटेड लड़की थी जो अपना 5th रेल्म भी ब्रेक थ्रू कर सकती थी, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती रिवर गॉड में बनाकर रख दिया। उसकी पूरी जिंदगी बस एक रिवर के अंदर ही आपने छोड़ दी। उसका पोटेंशियल खत्म हुआ
जितना वो आगे बढ़ सकती थी सब कुछ खत्म हो गया और इससे आपको कोई अफसोस भी नहीं हुआ ये करने का। तो ये सुनकर मिस जू कहने लग जाती है कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप मुझे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने किया वो गलत था। जिस पर प्रोटेक्टर कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी गलतियां करता है ना उसको किसी ना किसी एंगल से उसकी सजा मिल ही जाती है। अब चाहे सीधे तरीके से मिले या उल्टे तरीके से मिले, सजा तो मिलना जरूर है। आपने ब्रदर सॉन्ग जो कि आपका बेटा है उसको पावरफुल बनाने में कितने ही लोगों को परेशान किया, उनकी अपॉर्चुनिटी छीनी और किसी भी हालत में आप ब्रदर सॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक की ब्रदर सॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं। आपका इतना ज्यादा ऑब्सेशन जो कि ब्रदर सॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाने का था वो सिर्फ एक माँ और बेटे का ऑब्सेशन नहीं लगता है, ये उससे ज्यादा ही कुछ लगता है जो कि मैं नहीं जानता हूँ। आपने उस इंसान को तो मार डाला जिसके साथ आपके रिलेशनशिप की अफवाह उड़ रही थी, लेकिन आपने उसको मारने के बाद उसका कटा हुआ सर आज भी अपने पास रखा हुआ, जो ये करके ना आपने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी हैं। तो ये सुनकर मिस जू जो थी वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिर इस प्रोटेक्टर को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, कि ये मुझ पर नजर रखता है, इसको तो मेरे बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन है। प्रोटेक्टर यहाँ पर कहता है कि देखिए मैं ना आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आपके कोई सवालों का जवाब नहीं देना, लेकिन बेहतर होगा कि आप ना मुझ पर भी कोई इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि कौन यहाँ पर क्या करता है ना इसके बारे में मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन रहती है। तभी वहां पर एक बर्ड आता है जो कि एम्बर ने भेजा हुआ था। यहाँ पर आने के बाद वो मिस जू से कहने लग जाता है कि देखिए आपको अभी जाना है और अपना सेक्लूशन के अंदर कल्टीवेशन करनी है, आपको अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना है, तब तक कि यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग का जो अंकल है ना वो ही नारी डायनेस्टी की जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है चले जाए, या फिर अगर किसी को साथ में लेना है यानी कि ब्रदर सॉन्ग को लेना है तो उसको भी अपने साथ ले जा सकती है। ये सुनकर मिस जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर प्रोटेक्टर से कहती है कि प्रोटेक्ट तो तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुमने मेरी बाजी मुझ पर ही चल दी। तो प्रोटेक्टर कहता है कि घटिया, वो भी मैं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं खुद क्या हूँ मैं खुद नहीं जानता। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो जो मास्टर होता है ना वो उसको पढ़ा रहा था, लेकिन यंग मास्टर पढ़ते पढ़ते थक गया होता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे और ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे बोरिंग फील हो रहा है, ये जगह किसी कबाड़ खाने से कम नहीं है, यहाँ पर खाली पढ़ाया जाता है और कुछ काम कराया नहीं जाता, बहुत बोर लगता है मुझे ये जगह। तो मास्टर कहते हैं कि इतनी भी बुरी जगह तो ये नहीं है, अच्छी ही तो है। लेकिन यंग मास्टर कहता है कि यहाँ पर ना पनिशमेंट मिलती है बुक को पढ़ने की, कुछ नहीं काम करो तो इतना बुक पढ़ाया जाता है कि जिससे दिमाग खराब हो जाता है। मुझे भी पिंगान जैसा बनना है जिससे वो एकदम खुले मिजाज के साथ रहता है, फिर भी वो अपनी पावर को बढ़ाता जाता है, मुझे भी वैसा ही करना है, मुझे ये किताब वगैरह नहीं पढ़नी। तो ये सुनकर मास्टर जो थे ना वो यहाँ पर किताबों का ढेर लेकर आते हैं और उस यंग मास्टर से कहते हैं ठीक है, जब तुम्हें इतना ही बोर लगता है तो इन सबको पढ़ लो, तुम्हारी जो बोरियत है ना वो खत्म हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। बेचारा यंग मास्टर तो बुरा फंस चुका था, उसको इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो यंग मास्टर यहाँ पर मास्टर को ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपने मुझे इतनी बुक देकर ना आपने अच्छा नहीं किया, आप मुझे बुली कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बेचारा कर भी क्या करता था, वो यहाँ पर बैठकर सारी की सारी किताबों को फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, वो नाव के जरिए दाली डायनेस्टी के आसपास ही घूम रहा था। तो नाव चलाने वाला बंदा उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन जरा तुम बताओगे कि तुम्हें हमारा दाली डायनेस्टी कैसा लगा, यहाँ पर कैसे लोग हैं, तुम क्या सोचते हो इस दाली डायनेस्टी के बारे में। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर एक ऐसा जगह है इसको कहा जाता है ना लैंड ऑफ हीरोज, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हीरोज ही रहते हैं। मैंने एम्परर के बारे में भी यहाँ के सुनकर रखा है, यहाँ की जगह के बारे में भी सुनकर रखा है, ये भी सुना है कि यहाँ का प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा कमाल का, उसकी स्किल्स वगैरह जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो नाव चलाने वाला भी कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर अभी आए हो, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो, तुम्हें और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, तुम्हें पक्का पसंद आने वाली है दाली डायनेस्टी। सबसे कमाल की बात तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पास में ना नाव वगैरह है जिसमें लड़कियां डांस करती है, शराब भी पिलाती है, वहाँ एक बार जाना तुम्हें मजा आ जाएगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे जरा इसका दाम बताना कि वो लड़कियां ज्यादा चार्ज करती है क्या, थोड़ा सस्ते में होगा तो बताना, मैं चला जाऊंगा। तो नाव चलाने वाला कहता है कि अरे चाचा तुम क्या सोच रहे हो, वहां पर पैसा छोड़ो, वहां पर लोग तो सोना बहाते हैं लड़कियों के ऊपर, तब भी जाकर मुश्किल से लड़कियां मिलती है, लगता नहीं कि तुम्हारे बस की बात है, वहां पर पानी नहीं बहता बल्कि सोना बहता है, इतना खर्चा लगता है वहां पर। तो ओल्ड मैन कहता है कि यार सारा मूड खराब कर दिया तुमने, लगता है कि कहीं और से पैसों का जुगाड़ मारना पड़ेगा कुछ मजे करने के लिए। मेरा एक डिसेबल है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, उससे थोड़े खर्चे पानी के पैसे निकाल लूंगा। ये बोर्ड में तो बड़ा ठरकी निकला। तो नाव चलाने वाला कहता है कि तुम्हें अगर शराब चाहिए ना तो मेरे साथ आना, मैं तुम्हें सस्ती वाली और कमाल की शराब पिला दूंगा, क्योंकि तुम बड़े फनी किस्म के बंदे हो, तुम्हारे ऐसा फनी ओल्ड मैन ना मैं इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर नाव चलाने वाले से कहता है कि तुमने मिस्टर किन के बारे में सुना है, एक बंदा हुआ करता था यहीं पास में जो कि बहुत कमाल का था। तो नाव चलाने वाला कहता है कि मिस्टर किन, मैंने उसके बारे में तो नहीं सुना। तो ओल्ड मैन कहता है कि कैसे सुनोगे, ये दाली डायनेस्टी के लोग शायद ही मिस्टर किन को जानते होंगे क्योंकि वो यहाँ के नहीं है ना, लेकिन मैंने एक बार मिस्टर किन से मुलाकात की थी, तुम उसको देखते ना तो देखते रह जाते, बिल्कुल वो एक इमॉर्टल थे। तुमने कभी इससे पहले इमॉर्टल देखा है? नहीं देखा होगा ना, इमॉर्टल बहुत ज्यादा कमाल के, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नाव चलाने वाले भी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि सच में आपने इमॉर्टल को देखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं 30 साल से यहाँ पर नाव चलाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को इधर से
उधर ले जाता हूँ, पर आज तक कि मैंने कोई ऐसा कमाल का इमॉर्टल देखा ही नहीं जिसका ऑरा ही ऐसा हो कि दूर से समझ में आ जाए कि ये बंदा कमाल का इमॉर्टल है और बहुत स्ट्रांग है। तो ओल्ड मैन जो था वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ना, पूरा यहाँ का मौसम ही बदल जाता है। इतना कमाल का उसके अंदर से ऑरा बाहर निकल रहा था कि नाव चलाने वाला पागल हो गया था। वो सीधा जाता है ओल्ड मैन के सामने, झुक जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी, आप सच में एक इमॉर्टल है, माफ करना मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये ओल्ड मैन तो सच में एक कमाल का इमॉर्टल निकला, लेकिन ये ओल्ड मैन था कौन, यहाँ पर आया क्यों है, इसके यहाँ पर आने का रीजन क्या है, वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। दूसरी तरफ हम पिंगान और उसके सारे के सारे दोस्तों को देखते हैं जो सभी नाव में बैठकर ना कहीं जा रहे थे। ये लोग जा रहे थे काई एकेडमी की ही तरफ, पर अब आलियांग उनके साथ नहीं है। यंग मास्टर कह रहा होता है कि पिंगान देखा तुमने किस तरह से आलियांग हमें छोड़कर भाग गया, तुमने कितनी उम्मीद दिखाई थी उसके बाद, तुम कह रहे थे कि वो हमारा साथ देगा काई एकेडमी तक जाने के लिए, लेकिन वो तो ऐसा रास्ते में छोड़कर चला गया। कम से कम उसके दिए हुए कुछ ट्रेजर तुम ले लेते, उससे कुछ और ले तो लेते, लेकिन तुमने उससे कुछ भी नहीं लिया। अब आगे के सफर में हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत मेरे पास पावर है, मैं अपनी स्पीड से तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरी जो फिजिकल शरीर है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा अटैक नहीं झेल पाऊंगा। थोड़े बहुत एक दो बार हाथ पैर चला सकता हूँ, लेकिन हम उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि आने वाला अगर कोई भी खतरा हो तो हम उसका मुकाबला कर पाए। आलियांग चला गया, देखते देखते और भी हमारे कुछ दोस्त हैं वो लोग भी जा चुके हैं, बस अब हम यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं जिनको आगे का सफर तय करना है। लुअर भी थी, वो भी चली गई, उसके फादर भी चले गए। तो पिंगान कहता है कि देखो लुअर और उसके फादर को जाना तो बनता ही था, वो लोग पहले ही चले जाते, लेकिन काफी टाइम तक हमारे साथ थे। मैं नहीं चाहता था कि उसके फादर को भी जाना पड़े, वो हमारे साथ रहते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी बेटी की वजह से ही ना उनको जाना पड़ा। मैंने खुद दोनों को भेज दिया कि मुझे वो दोनों साथ में नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो लोग हमें छोड़ के चले गए, बल्कि हमने उन्हें साइड कर दिया। समझ नहीं आता कि लुअर जैसी लड़की को इतना अच्छे फादर कैसे मिले, क्योंकि वो अच्छी नहीं है जितना अच्छे उसके फादर है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि दुनिया में जितने भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं क्या, सब अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स एक जैसे होते हैं जिनको बच्चों की फिक्र होती ही नहीं है। तो पिंगान कहता है कि बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार है। वो वैसे नहीं थे, वो लोग मेरा ख्याल रखते थे जब तक कि वो मेरे साथ थे। पिंगान वहां पर कुछ पत्तों को काट कर बॉक्स वगैरह बना रहा था जाके उसके अंदर सामान वगैरह डाल सके, और वो यंग मास्टर के लिए ही बना रहा होता है उसको। तभी वहां पर नाव के अंदर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे ना, उसमें से एक आंटी आती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी पिंगान के दोस्त से, छोटा वाला जो लड़का ना उससे, कि इसने मेरे बेटे को परेशान किया, इसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है अपना ये बीस्ट लेकर, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको बोलूं कि अपना ये घोड़ा भगा दे। पिंगान उस छोटू से कहता है कि अरे छोटू क्या किया तुमने, क्यों परेशान किया उस आंटी के लड़के को। तो वो छोटू कहता है कि मैं अपना घोड़ा संभाल रहा था, लेकिन अचानक में उसका बैलेंस बिगड़ गया तो थोड़ी सी चोट लग गई इस लड़के को। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, छोटी सी थी, लेकिन आंटी ज्यादा ही कुछ बखेड़ा बना रही है। ऊपर से इसका बदला लेते हुए उस लड़के ने यहाँ पर मेरे घोड़े के टांग में इतना बड़ा कट लगा दिया, वो भी कैंची से। तो बराबर हो गया ना हिसाब, अब तो जाकर आंटी को झगड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो आंटी तो एकदम झगड़ालू होती है, वो कहती है कि मेरा बेटा कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान किया, इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी, मैं तुम्हें छोड़ने ही वाली हूँ। वहां पर एक बंदा भी होता है जो कि हो सकता है कि उस आंटी जो है ना उसका पति होगा। वो कहता है कि तुम बचकानो, तुम्हारा कोई पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं है, कोई साथ में नहीं है, वो साथ में आया तो बड़े को सामने करो, हमें उससे बात करनी है। तो पिंगान कहता है कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, जो बात करनी है ना मुझसे ही बात करो। तो अंकल कहता है कि अबे बच्चे तू साइड हो जा, तू अभी खुद एक बच्चा है और आया बड़ा मुझसे बात करने के लिए। बॉबिंग जो थी वो भी उस लड़के को चिल्लाते हुए कहती कि बताओ सभी को कि तुमने पहले यहाँ पर घोड़े को परेशान किया था, उसके बाद तुमने गंदा पानी फेंका तो उस वजह से उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, गलती सारी तुम्हारी है, तुमने सबसे पहले ये काम शुरू किया था। लेकिन आंटी और वो अंकल तो एकदम ज्यादा गुस्से वाले लग गए थे, वो कहते कि हमें यहाँ पर ना किसी की जरूरत नहीं, तुम सबको यहाँ नाव से बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये छोटी लड़की बॉबिंग दिखती बड़ी सुंदर है, ये नौकरानी बनने के काम आ जाएगी, हम इसको रख लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस घोड़े को ही मारने वाले हैं, इसी को बहा देंगे समुद्र के अंदर। तो छोटू जो होता है वो कहने लग जाता है कि किसी ने भी अगर घोड़े को हाथ लगाया ना छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो डांट सकते हो, लेकिन मेरे घोड़े के ऊपर कुछ कहना नहीं। तो पिंगान जो था अब उसको भी यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, वो कहता है कि जब हम यहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार है, जबकि गलती शुरुआत में तुम लोगों की ही थी, तो अब यहाँ पर तुम लोग मामलों को खींच क्यों रहे हो? देखो हम लोग बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी चला सकते हो। तो ये देख के वो जो अंकल था ना अपने साथियों से कहता है कि जाओ इन सारे के सारे बचकाने को ना खूब मारो, हाथ पैर तोड़ दो, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो एक बंदा जो होता है वो जा रहा था पिंगान के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि थर्ड रैंक का बंदा था। अब आने के बाद पिंगान के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था ना, पिंगान भी अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे पंच वगैरह उसको मारता है, और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। दो चार घसीट के पंच वो क्या मारता है कि वो बंदा सीधा उड़कर दूर फेंका चुका था, और उसका जबड़ा उबड़ा सब टूट गया होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए पिंगान से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पिंगान अब पहले वाला पिंगान थोड़ी ना है, वो उसके एक एक पंच इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि एक बंदा उड़कर दूर फेंका जाए। तो इस वजह से वो जो बंदा जो उसके ऊपर अटैक करने आया था वो तो बेहोशी हो गया था 2-4 पंच के अंदर। इसके बाद पिंगान जो होता है ना, वो जो आंटी बहुत ज्यादा
चिल्ला रही थी, एक घसीट के मुंह पे पंच उसको भी देकर मारता है कि चुप हो जा आंटी भैंस की बच्ची। तो ये देखकर वो अंकल एकदम गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने इसके ऊपर अटैक किया। तू जानता भी है कि मैं एक मैजिस्ट्रेट हूँ वोंग पिंग कंट्री का, मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। जिंदगी में मैं तुझे ना जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। वो जो आंटी का बच्चा था वो सीधा कैंची उठाता है और पिंगान के पैर के अंदर ही घुसेड़ देता है कि मेरी माँ के ऊपर तूने हाथ कैसे उठाया। तो ये देखकर पिंगान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, जब से तुम लोगों का नाटक झेल लिया अब यहाँ पे मैं रुकने वाला नहीं। वो एकदम घसीट के चमाटी मार देता है उस आंटी और उसके बेटे के ऊपर, जिस वजह से दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। आंटी का तो मुंह ही सूज गया था। तो अंकल ये देखकर कहना चाहता है कि तू ना पिंगान गया, अब मैं तेरे पर झूठा इल्जाम लगाऊंगा कि कहूंगा तूने ये सारे काम किए, तू एक अपराधी है ये वो, और उसके बाद मुझे हमेशा के लिए जेल के अंदर डाल दूंगा। तू वहीं पे सड़ेगा, तू कभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल कर आ पाएगा। तूने जो आज किया है ना इसके लिए तू जिंदगी भर पछताता रहेगा। तो वहां पर एक मास्टर भी होता है जो कि उसी मैजिस्ट्रेट के ना साथ था। वो यहाँ पर पिंगान से कहता है कि पिंगान तुझे क्या लगता है तेरे जो हाथों की ताकत है, तेरे जो पंच के अंदर ताकत है ना, वो मेरी स्वॉर्ड से ज्यादा कमाल की है। तू अगर यहाँ पर हाथ चला सकता है तो मैं अपनी स्वॉर्ड चला सकता हूँ। मास्टर तुरंत अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि मेरी प्यारी स्वॉर्ड जा और तैयार हो जाए इस पिंगान को जान से मारने के लिए। तो वो मास्टर तुरंत अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड की पूरी फुल पावर को यूज करते हुए सीधा पिंगान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। जैसे उसके ऊपर वो अटैक लगने वाला था ना, वो जो छोटे बच्चे के पास किताब के अंदर क्रिएचर रहता ना, वो क्रिएचर बाहर निकल कर आता और सीधा उस मास्टर को उठाकर तालाब के अंदर ही फेंक देता और वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मास्टर कहना चाहते अरे मुझे बाहर निकालो, मैं मर रहा हूँ, मुझे तैरना भी नहीं आता। लेकिन पिंगान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और यहाँ पर उस मास्टर की तो हालत खराब हो गई। वो मैजिस्ट्रेट भी घबरा जाता है कि भाई साहब इसने किया क्या, इसने तो कुछ किया भी नहीं लेकिन मेरा मास्टर तालाब के अंदर डूब ही गया। तो सबकी बोलती बंद हो गई थी और अब यहाँ पर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो पिंगान को परेशान कर सके। सब लोग उससे यहाँ पर डरने लग गए थे। छोटू पिंगान से कहता है कि पिंगान मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, हर बार ना मेरी वजह से ही बखेड़ा खड़ा हो जाता। तो पिंगान उससे कहता है कि तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो छोटू कहता है कि पिंगान तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल है ना पहले से कितनी ज्यादा कमाल की हो गई, मैं तो बस तुम्हारे फाइटिंग एक्शन ही देख रहा था कि तुम कितना अच्छे से फाइट कर पाते हो। पहले तो इतने कमाल के नहीं थे लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते जा रहे हो। तो पिंगान कहता है कि मैं तुम्हें ना यहाँ पर एक सबक सिखाता हूँ कि अगर कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारी कहीं पे गलती है तो सामने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके सामने हमें झुककर माफी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई कायरता नहीं कहलाई जाती। पर जहाँ पर हमारी गलती नहीं है और तब भी अगर सामने वाला चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा अगर हमारे पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है या हमें बुरा भला कह रहा है ना, तो रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी वाट लगा देनी चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखना, फायदे में रहोगे। बाओपिंग जो थी वो पिंगान से कहती है पिंगान वो तुम्हारी मिस्टर किन की दी हुई जो हेयरपिन थी ना वो तुम्हारे पास से कहाँ चली गई, कहीं गिर गई क्या इधर उधर, देखो ढूंढो तो जरा, वो कितनी ज्यादा कीमती थी ना तुम्हारे लिए। तो पिंगान कहता है कि गुम तो नहीं गई होगी, शायद उसे आलियांग ले गया होगा। तो अगर जब वो लौट कर आएगा ना तो वो मुझे वो हेयर पिन दे देगा। लेकिन हम देख पाते कि हम जिस इमॉर्टल को देखे थे ना थोड़ा टाइम पहले वो यहाँ पर आया था, उसी ने पिंगान की हेयर पिन अचानक में ही चुरा लिए। अब उसके पास वो हेयर पिन उसने कैसे चुराया, कहाँ से वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए पिंगान की हेयर पिन वटा लिया, वो तो पता ही नहीं चला। इसके बाद पिंगान जो होता है ना वो बैठकर अपना प्रैक्टिस करने लग गया था। उसके सारे दोस्त भी आगे बढ़े होते हैं और वो भी आगे बढ़ते बढ़ते ना अपना प्रैक्टिस करते हुए जा रहा होता है ताकि कभी भी अचानक में कोई हमला आ जाए तो वो उसको हैंडल कर सके। क्योंकि अब आलियांग नहीं है साथ में तो पिंगान को ही जिम्मेदारी उठानी है सारे के सारे अपने दोस्तों की। तो जैसा जैसा वो कर रहा था उसके दोस्त वगैरह भी वैसे ही करने लग जाते हैं ताकि वो भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके और पिंगान जैसे फाइटिंग मूव्स को सीख सके। पिंगान यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करता जा रहा था और प्रैक्टिस करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो अपने खाली फाइटिंग स्किल्स को ना और ज्यादा इंप्रूव करने में लगा हुआ था। तो ये देखकर उसके दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि पिंगान तुम काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है जिसको सोचते हुए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पिंगान कहता है कि वैसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज सोच रहा था कि क्या मुझे भी तुम लोगों की तरह किताबें पढ़नी चाहिए क्या, क्योंकि मैं किताब तो नहीं पढ़ता हूँ, बस डायरेक्ट फिजिकल प्रैक्टिस करता हूँ। किताब पढ़ने में मजा आता है क्या, तुम लोग मुझे बताओगे। तो वो सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि तुम और आलियांग कितने ज्यादा कमाल के हो फाइटिंग वगैरह करने में, तो तुम किताब क्यों पढ़ोगे, तुम्हें रीडिंग वगैरह में क्यों जाना है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, तुम तो खाली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक कल्टिवेटर बनाओ, रीडिंग वगैरह हम हैंडल कर लेंगे। तो पिंगान कहते हैं कि शायद तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे ना मेरे पंच वगैरह पे ही, मेरी फिजिकल टेक्निक जो है, जो मैं अटैक वगैरह करता हूँ उस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मैं अपने कॉम्बैट स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। मैं सोचता हूँ कि जब भी मेरे सामने कोई दुश्मन नजर आए ना मैं उसको एक ही ऐसा घसीट के पंच क्या मारूं कि वो एक पंच के अंदर ढेर हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि आलियांग एक पंच में ही किसी की भी वाट लगा सका, मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो जो छोटू होता है ना वो अपने पेरेंट्स को याद करने लग गया था जहाँ पर उसके माँ के ऊपर अटैक हुआ था और किसी ने उसकी माँ के ऊपर अटैक किया था। इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो रो रहा होता है। वो अपने फादर से कहता है कि फादर आप कितने घटिया हो, दिख रहा है कि आपको माँ के ऊपर किसी ने अटैक किया है, उनको वो बुली कर रहा था लेकिन आपने तब भी कोई सवाल नहीं उठाया, आपने हिम्मत नहीं दिखाई उसके ऊपर अटैक करने की और आप ऐसे ही खड़े रहे।
आपको भी तो हिम्मत दिखानी चाहिए थी ना। तो उसका फादर कहता है कि देखो अभी तुम ये सब चीज नहीं समझोगे कि सामने वाला बंदा कितना स्ट्रांग होता है, क्या होता है, उसके बाद ही देखकर किसी के ऊपर हाथ उठाया जा सकता है। तो अपनी माँ से कहना मैं भी जा रहा हूँ और शाम को लौट आऊंगा। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुका था। तो इस चीज को देखकर वो जो छोटू होता है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पिंगान से कहता है कि पिंगान तुम कितने ज्यादा कमाल के हो, मेरा फादर कितना यूजलेस बंदा था, वो हर चीज से डरता था और डर के भाग गया। मैं ना तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता। तुमने कहा ना कि सामने दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उसको हरा सको। तो ठीक मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे भी तुम अपने जैसा बनाना। मैं सबसे मुकाबला करूंगा, दुश्मनों की वाट लगाऊंगा। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है एक बार। वो वहीं पर रोने लग गया था अपनी माँ को लेकर। तो पिंगान कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने घर पर जा सकते हो। लेकिन छोटू कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी भी अगर उनसे दोबारा मिलने आया ना तो मैं नॉर्मल नहीं रहूंगा, कुछ अच्छा हासिल करके ही लौट आऊंगा। तब इससे खाली हाथ जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा अभी घर पे। तो ये सुनकर पिंगान भी उसको दिलासा देता है और उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करने लगता है, जिस वजह से छोटू को ना थोड़ी सी खुशी होती है, वरना वो काफी ज्यादा रो रहा था। तो इसके बाद बाओपिंग जो होती है वो सभी से कहती है कि तुम लोग अब शांत बैठ जाओ, मैं ना अपनी जो मेरे पास किताब है इसमें से तुम सभी को पढ़कर अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। वो सभी को मोरालिटी, रिस्पेक्ट और इंसान को किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए ना इसके बारे में बता रही होती है। जो वो किताब से पढ़ रही थी वही सारी चीजें वो सभी को बताते हुए सबक सिखा रही थी कि एक नॉर्मल बंदा सिर्फ रूल को फॉलो करता चाहता है, जो लॉ वगैरह बने होते हैं उसको उसी के अंदर ना एक घेरा बनाकर रखा जाता है। उनकी जिंदगी बस वहीं तक रह जाती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो इस रूल वगैरह को तोड़ते हैं और अपनी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हर इंसान का एक अलग रास्ता होता है जो इंसान खुद क्रिएट करता है, और अगर वो उस रास्ते पे चले ना तो उसको कामयाबी मिलती है, वरना अगर दूसरे के भरोसे पे चलेगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमेशा उसको गुलामों की तरह ही रहना पड़ेगा, एक बंधन में बंधना पड़ेगा जिसमें वो हमेशा पिसता जाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी बता रही थी, लेकिन जब यहाँ पर ये सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे थे ना, हम देख पाते हैं कि जंगल के अंदर एक अजीब सा और मिस्टीरियस ऑरा फैल रहा है। वो मिस्टीरियस ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है ना कि रास्ते में आने वाली कोई भी चीज क्यों ना हो वो उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। यहाँ तक कि वो क्रिएचर जो कि इन सभी दोस्तों के साथ रहता है उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसकी भी हालत खराब कर चुका था। समझ तो नहीं आता कि ये ऑरा कहाँ से निकल रहा है, लेकिन जो भी था वो ना जंगल के किसी डीप एरिया में जा रहा था। जब हम उस डीप एरिया का नजारा देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि उस डीप एरिया के अंदर एक बहुत ही डरावना सा महल बना हुआ है। वो महल बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था और ये होता है जंगल के बीच में जहाँ पर सिर्फ कंकाल ही कंकाल भरे थे, यानी कि यहाँ पर कुछ तो खतरनाक होने वाला है। हम देख पाते हैं कि उसी महल के अंदर एक चुड़ैल रहती है और जैसे वो ऑरा फैला था ना वो कहने लग जाती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने यहाँ तक के आने के बाद मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसको यहाँ पर पता चल चुका था कि पिंगान उसके दोस्त वगैरह मतलब कि कुछ इंसान ना उसके महल के आसपास ही घूम रहे, तो इससे वो गुस्सा हो जाती है। मतलब कि ये चुड़ैल पिंगान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए जाएगी। मतलब आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।